बहुजन मुक्ति पार्टी के 5वें उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन आज 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को जो कानपुर में हो रहा है, भोजन उपरांत के बाद दूसरे सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। इसमें 4 विषय चर्चा के लिए हमने रखे हैं। कम रखना चाहिए था क्योंकि विस्तार से एक एक विषय के बारे में हम हमारे साथियों को जागृत करना चाहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हथियार बंद करना चाहते हैं। हथियार बंद का मतलब है जानकारी से भी हथियार बंद होता है। केवल असलाह देकर के ही हथियार बंद नहीं होता है, जानकारी ही हथियार होता है लोकतंत्र के अंदर। उस जानकारी का सही उपयोग करने की जरूरत है। बिखरे हुए लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते हैं। आप बहुजन मुक्ति पार्टी की भविष्य में सरकार बनाने जा रहे हो तो आपको अनुशासन में रह करके इकट्ठा आना होगा। इस राज्य अधिवेशन में भी हमारे लोग अलग अलग बिखरे हुए पड़े हैं, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं। ये सारे अनुशासन को पूरा कानपुर ही, उत्तर प्रदेश ही नहीं देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। इसका लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम चल रहा है। न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसका कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो मेरे साथी जो मेरे राइट साइड में मंच के जो बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि ये जो कुर्सियां हैं इनको सामने वाले, बिल्कुल जस्ट सामने वाली रो में आकर के आप बैठे, और जो खड़े हुए हैं वो भी बैठने का काम करें, जिससे कि आपको कुछ बातें, मैं सबको देख सकूं, आप मुझे देख सकें। आई टू आई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हम एक दूसरे को समझाना और समझना चाहते हैं तो आपको सामने अनुशासन में दिखना चाहिए। सामने वाली रो में दूर दूर अलग अलग बैठ सकते हैं। साथियों, पहले नंबर का विषय है मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं और बेटियों पर ताबड़तोड़ हो रही बलात्कार की घटनाएं और हत्याएं, शासक वर्ग द्वारा मनुस्मृति लागू करना, यह इनके विदेशी होने का प्रमाण है। विचार मंथन। जिस प्रकार से देश में मनुस्मृति का काला कानून लागू था भारत के संविधान लागू होने से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले जिस तरीके से भारत में मनु का कानून लागू था, उस मनु के कानून के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं के लिए कितना भयानक नियम कानून बनाए गए थे। उस मनुस्मृति में कितना अपमानित किया गया। उस मनुस्मृति को इसी वजह से संविधान निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में जलाने का काम किया था। कितना बड़ा रिस्की काम था उस वक्त में। और आज संविधान लागू होने के बाद भी अप्रत्यक्ष रूप से मनुस्मृति लागू है। जो हाल उस समय था महिलाओं के लिए, वही स्थिति आज की तारीख में भी संविधान लागू होने के बाद भी शासक जाति के लोगों ने लागू कर रखी है। कितना भयंकर मामला है। आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, इटावा में 2 सगी बहनों को गला रेत करके मार दिया। विश्वकर्मा जाति के 2 भाइयों की हत्या कर दी गई, यह कानपुर देहात के अंदर। देवरिया कांड में कितना जघन्य अपराध हुआ। जिधर देखो उत्तर प्रदेश में पूरा हत्या और बलात्कार प्रदेश बन गया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उस एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार
बहन बेटियों की सुरक्षा करने में विफल हो चुकी है। एक लाइन में अगर समझा जाए तो वो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार में उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सरकार थी, 4246 हत्या, सामूहिक बलात्कार और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध दर्ज किए गए। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार थी, उसमें 3,906 बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या की रिपोर्ट दर्ज है। 2019 में भी बाबा जी की सरकार थी, 3065 मुकदमे दर्ज हुए। महिलाओं के ऊपर में जो हत्या बलात्कार की, सामूहिक बलात्कार की जो घटनाएं हैं, 2020 में 2769, 2021 में 2845, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और सारे देश के आंकड़े की अगर हम बात करें तो आपको जानकर के हैरानी होगी, टॉप 10 स्टेट क्राइम रेट प्रति 1 लाख, भारत के टॉप के 10 राज्य की जो क्राइम की रेट है उसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो यूपी 1 नंबर पे है। पूरे देश में 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है क्राइम के मामले में। 112.7 हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ऐसे तमाम केसेस दर्ज हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, ये मेरा नहीं है। संसद में 4 सांसदों ने सवाल खड़ा किया, उस सवाल के जवाब में सारे के सारे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा यह सारा बताया गया था। साथियों, 112.7 उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर, केरला में 98.6, महाराष्ट्र में 88.4, दिल्ली में 87.2, बिहार में 86.9, तमिलनाडु में 85.8, मध्य प्रदेश में 84.5, राजस्थान में 83.6, आसाम में 82.4 और गुजरात में 81.3। ये टॉप 10 स्टेट हैं क्राइम रेट प्रति 1 लाख। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद में गुजरात में बीजेपी की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार में जो हत्या और बलात्कार की जो जिस तरीके से ये विकास है, हत्याओं में विकास है, जो रात दिन चिल्लाते हैं बीजेपी के लोग, डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग कि विकास हो रहा है। हाँ, हो रहा है विकास, हत्याओं में, बलात्कार में विकास हो रहा है, एनकाउंटर में विकास हो रहा है। लोगों की ऐसे ही जाति देख करके लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो एक लाइन में अगर कहा जाए साथियों, तो आज की तारीख में ये डबल इंजन की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो राते हैं, यही रामराज है। जिस प्रकार राम के राज में संभुक ऋषि की हत्या किया गया था, उसी प्रकार से आज की तारीख में जो बहुसंख्यांक लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और इनसे धर्म परिवर्तित जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन लोग हैं, उन लोगों के साथ में कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। साथियों, इस तरीके से आज हमारे लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को खत्म करने के लिए हम सारे लोगों को, जितने भी विक्टिम्स लोग हैं, पीड़ित और प्रताड़ित लोग हैं, एक विचारधारा के आधार पर, अपने महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी, विचारधारा के आधार पर हमको इकट्ठा होना है।
देश में दो ही प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक मनुवादी विचारधारा जो समाज को तोड़ने का काम करती है, एक फुले साहू बुद्ध की विचारधारा जो समाज को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो यह फैसला लेना होगा हम लोगों को, हमको तोड़ने वालों का साथ देना है या जोड़ने वालों का साथ देना है। दूसरे नंबर का जो विषय है आज की तारीख का, वो विषय है मेरे लोगों, मेरा यह केवल रोज छोटी मोटी नौकरियों के लिए नहीं है। मेरे लोगों, मेरा यह संघर्ष केवल छोटी मोटी नौकरियों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें भारत भूमि का मालिक बनाना चाहता हूं। जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। आज चपरासी की नौकरी की जगह निकलती है तो एमए पीएचडी किए हुए लोग, इंजीनियरिंग किए हुए लोग उस चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। बड़े ही शर्म की बात है। हायर एजुकेटेड लोग, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, वो चपरासी की नौकरी के लिए, ऐसा कई बार अखबारों में पढ़ने को मिला। अरे शासन करती जमात बनाने का सपना देखा था संविधान निर्माता ने। अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी छोटा लक्ष्य नहीं रखा। और अंग्रेजी में एक सेंटेंस उन्होंने कहा, लो एम इज क्राइम बट फेलियर इज नॉट क्राइम। अपनी जिंदगी का एक मकसद निर्धारित करो, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जान की बाजी लगा दो। भले ही विफल हो जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके जीते जी ही वो लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, मगर आपके हमारे मरने के बाद भी कोई न कोई आएगा जो उस महान लक्ष्य जो आपकी जिंदगी का था उसको आगे लेकर के जाएगा। आज बाबा साहब अंबेडकर नहीं हैं तो क्या ये आंदोलन नहीं चल रहा है? यकीनन चल रहा है। वामन मेश्राम जैसे महानायक इस देश में पैदा हो गए हैं। काशीराम साहब जैसे महापुरुष इस उत्तर प्रदेश को कर्मभूमि बनाया, जिन्होंने सबसे पहले भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार बना करके दिखाई। काशीराम साहब नहीं है तो क्या ये मूवमेंट नहीं चल रहा है? अपने जिंदगी का मकसद निर्धारित कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में 4 बार नौकरियां छोड़ी। हायर एजुकेटेड व्यक्ति ने, एक दो नहीं। सबसे पहले जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा करते थे, अगले 6 महीने के बाद में उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की कुर्सी खाली होने वाली थी, उसका रिटायरमेंट होने वाला था। कास्ट इन इंडिया नाम की थीसिस बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी। यानी भारत में जाति, भारत की जातियां, कास्ट इन इंडिया, इसी विषय पर बाबा साहब अंबेडकर की जो थीसिस थी, उस थीसिस पर ही भारत का पहला डॉक्टरेट आदमी, पहला डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाला वो महापुरुष का नाम बाबा साहब अंबेडकर था। उन्नीस 1917 में वो डिग्री उन्होंने हासिल की और वहीं पर अमेरिका के लोगों ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, हम जानते हैं तुम्हारी कीमत जाति के हिसाब से देखी जाएगी भारत में। ये 6 महीने के बाद में इस कुर्सी खाली होने वाली है। हम आपको वीसा बना के देते हैं, पासपोर्ट बना के देते हैं, आपकी पूरी फैमिली को लाकर के आप अमेरिका में शिफ्ट कर दीजिए। आप जितना विद्वान आदमी पूरी दुनिया के 6 विद्वानों में से एक हैं, आप यहीं रहिए। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने उसको लात मारने का काम किया। बोले नहीं, जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है उस समाज का उद्धार करना मेरी जिंदगी का मकसद है, मुझे नहीं चाहिए ये कुर्सी। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वापस भारत आ गए। उनके साथ में कितना भेदभाव हुआ। बड़ोदरा नरेश के राजकाज में जब उनको नौकरी करने का मौका मिला, अपनी नियम शर्तों के हिसाब से
तो वहां पर जो है उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, फाइलों को भी फेंक के दिया जाता था। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आरएसएस के लोग आज नौटंकी करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के नाम पर जन्म जयंती मनाते हैं, 5-5 तीर्थ यात्राएं उनके नाम पर रखते हैं, यही आरएसएस के लोग जब बाबा साहब अंबेडकर जिंदा थे तो रामलीला मैदान में 11 दिसंबर 1946 को बाबा साहब के पुतले फूंकने का काम कर रहे थे। इसलिए साथियों, बाबा साहब का नाम लेकर के हमारे लोग बहुत सारे सोचते हैं अब तो शायद बीजेपी के लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया है, ये भी जयंती मना रहे हैं, ये सुधर गए हैं। एक कुत्ते की पूंछ जैसे होती है ना, 12 साल तक जैसे गाड़ के रखो, इनमें सुधार संभव नहीं है किसी भी कीमत पर। इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की कुर्सी को ठुकराया, भारत आ गए। हमारे लोगों के ऊपर में तमाम डेली की घटना जैसे आज हो रही हैं, उस वक्त भी होती थी। अंग्रेजों ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर आपके लोगों के ऊपर में बहुत अत्याचार होते हैं, ऐसा करते हैं हम आपको मद्रास हाईकोर्ट का जज बना देते हैं, जब आप जज बन जाएंगे तो अपने लोगों के साथ में न्याय कर लेना। बाबा साहब ने कहा, मैं जज बन जाऊंगा तो मुझे पता है जजों की कितनी हिम्मत होती है, वो कितने समाज के लिए जवाबदेह होते हैं, ये मैं जानता हूं। मैं एंगेज हो जाऊंगा केवल एक कुर्सी पर। मैं इस देश में राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना चाहता हूं। वो जज की कुर्सी को भी ठुकराने का काम किया। सिग्नम कॉलेज के अंदर में प्रोफेसर की नौकरी मिली, उसको नहीं किया। जिंदगी का मकसद बड़ा था उनका, और उस मकसद को पूरा करने के लिए सारी जिंदगी लगाने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया। आपको आश्चर्य लगेगा, जिस वक्त उस महापुरुष की मृत्यु हुई उस वक्त एक नया पैसा उनके पास में नहीं था, बल्कि कर्जे में थे। एक ऐसा बदनसीब बाप, जब उनके सबसे लाडले बेटे की मौत हुई दवाइयों के अभाव में, तो एक नया पैसा उनके पास में नहीं था। वो एक ऐसा भारत का पहला बदनसीब बच्चा था जो अपनी मां के पुरानी साड़ी में लपट करके वो शमशान तक पहुंचाया गया। आज हमारे लोगों के घरों में नोटों की पाइपलाइन लगी है, महीने की 1 तारीख आती नहीं है कि लाखों रुपया महीने का खाते में ट्रांसफर हो जाता है। एक पैसा नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर को ऐसी सभा को संबोधित करने के लिए जाना था, और राजरतन की तबीयत खराब थी। माता रमाई ने कहा, कुछ पैसे हो तो मैं डॉक्टर के पास ले जाकर के इसका इलाज करा लेती हूं। कोर्ट में हाथ डाला, एक नया पैसा नहीं था। बोले ठीक है आप जाइए, मैं डॉक्टर को बोलते हुए जाऊंगा, आप कहो तो मैं साथ में चलूं। मगर रामाबाई माता ने कहा, नहीं, एक बच्चे के लिए आपके करोड़ों बच्चे जो है वो अनाथ हो जाएंगे। आपको अपनी सभा में जाइए, मैं बच्चे को दिखा लूंगी। सभा को संबोधित करते वक्त में बाबा साहब अंबेडकर को एक छोटी सी पर्ची मिलती है कि आपका बेटा राजरत्न अभी दुनिया में नहीं रहा। सोचो क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर। साथियों, ये हमारे महान पुरखों का त्याग, तपस्या, बलिदान है, जिसकी वजह से आज हमारे लोग अच्छे अच्छे पदों पर, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पदों पर पहुंचे। मगर इन शासक जाति के लोगों ने इतने बड़ों पे पहुंचने के बाद भी जाति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आज भी जाति के नाम पर उनका अपमान होता है। आईएएस हो गए तो क्या हो गया, आईपीएस हो गए तो क्या हो गया। साधारण आदमी तो बता भी सकता है अपनी व्यथा को, वो तो बता भी नहीं सकते। बताएं तो कैसे बताएं, इज्जत का सवाल है। कुछ भी इज्जत नहीं, उसके बाद भी
इसलिए इस जाति व्यवस्था का समूल नाश करना होगा। साथियों, छोटी मोटी नौकरी का मामला नहीं है, शासन करती जमात बनना है। और शासन करती जमात बनने के लिए हमको सारे लोगों को एकजुट होना है। विचारधारा के आधार पर, फुले साहू अंबेडकर वाली विचारधारा के आधार पर हमको इकट्ठा होना है, तब जाकर के हमें देश में शासन करती जमात बन सकते हैं। और तीसरे नंबर का जो विषय है, शासक वर्ग द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करना मूल निवासी बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनने से रोकने का षड्यंत्र है, गंभीर चिंतन। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार कह रही है एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। हमारे नेताओं को समझ में आता है जो SC ST OBC के चुन के जाते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव से कितना फायदा होने वाला है, कितना आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। उनको तो केवल अपनी संपत्ति बचानी है, दोबारा टिकट भाजपा से लेनी है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है दोस्तों। ये अलग अलग चुनाव की वजह से बहुत सारे बिल जो जन विरोधी बिल होते हैं वो लोकसभा में पारित हो जाते हैं तो राज्यसभा में अटक जाते हैं। जो राज्यसभा में पारित हो जाते हैं, सरकार का जहां बहुमत होता है, वो लोकसभा में बहुमत ना होने की वजह से वहां अटक जाते हैं। जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो एक साथ में जब चुनाव होगा तो सरकार अगर बीजेपी की बन रही होगी तो सारे लोग विधानसभा लोकसभा के सारे सभी राज्यों में एक साथ में उसकी सरकार बनेगी। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी। लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो कहते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव से डबल खर्चा होता है, इससे बचेगा। अरे तो किसी के बाप दादे की कमाई लग रही है क्या उसमें? ये जनता का पैसा, जनता टैक्स भरती है। नमक खाता है अगर जनता के लोग, तो नमक पे भी सबसे छोटी चीज होती है नमक जैसी चीज। अगर सब्जी नहीं होती है तो नमक तेल लगा करके खाना खाता है, नमक पे भी टैक्स लगता है। ये जनता का पैसा है। ये जनता के पैसे को उड़ाने का काम, सरकारी खर्चे पर जो रैलियां करने का काम करते हैं बीजेपी के लोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम करते हैं, इस पर रोक लगाओ। इस पे तो रोक लगाते नहीं हैं। सरकारी बसों में भर भर करके रैलियों में ले जाते हैं, प्रधान से लेकर के सेक्रेटरी तक जबरदस्ती उनको मीटिंग में बुला करके चुनावों के मौके पर उनको पैकेट बांटने का काम करते हैं और धमकाने का काम करते हैं कि सारा वोट गांव का अगर नहीं डल पाया तो तेरी बस्ते की जांच होगी चुनाव के बाद में। यह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उधेड़ी जा रही है। साथियों, इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा नहीं होगा। वन नेशन वन एजुकेशन से फायदा होगा। एक राष्ट्र एक शिक्षा लागू करने में इन भाजपाइयों को क्या शर्म आ रही है क्या? क्यों नहीं लागू कर रहे? क्यों कानून लेके नहीं आ रहे एक राष्ट्र एक शिक्षा का? दोहरी शिक्षा पद्धति है देश के अंदर में। बहुत सारी बोर्ड है, कभी बिहार बोर्ड है, कभी तमिलनाडु बोर्ड है, कभी केरला बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है। और देश के बहुसंख्यक जनता के जो बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जहां पर विद्यालय नहीं भोजनालय बने हुए हैं। खिचड़ी खाओ, पूड़ी पैकेट खाओ, चले जाओ। बच्चा एक बार को पेन पेंसिल कॉपी किताब ले जाना भूल जाता है, मगर थाली कटोरी चम्मच है कि नहीं ये नहीं भूलता है झोले के अंदर। जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। टाट पट्टियों पर बैठ करके हमारे लोग IAS IPS बन गए। कभी कल्पना कर सकते हैं आज की तारीख में एक IAS बच्चा भी, एक IAS भी व्यक्ति अपने बच्चे को IAS नहीं बना सकता है ईमानदारी के आधार पर। यह हालात है देश के। एक शिक्षा एक राष्ट्र की बात होनी चाहिए। ये नहीं करेंगे तो ये होना चाहिए देश के अंदर में।
जब हमारे आईपीएस महोदय का, कमिश्नर साहब का बच्चा, कलेक्टर साहब का बच्चा और एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला सफाई कर्मी जाति का भी बच्चा, जब एक से एक शिक्षा होगी स्कूल के अंदर में, जब वो एक जैसी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो कलेक्टर का बेटा अगर पढ़ेगा तो गरीब का बच्चा नहीं कलेक्टर बनेगा, वो भी बन सकता है। एक ही विद्यालय में पढ़ेगा तो, एक जैसी शिक्षा हासिल करेगा तो बन सकता है। लेकिन आज की तारीख में, आज की शिक्षा प्रणाली से संभव नहीं है। सरकारी विद्यालयों को बंद कर रहे हैं, कुकुरमुत्तों की तरह से तमाम प्राइवेट विद्यालयों को परमिशन दे रहे हैं, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और वहां पर जो है 10,000 15,000 महीने की फीस कोई कर्मचारी भी नहीं भर सकता है। अपनी तनख्वाह के बलबूते पर, ईमानदारी के बलबूते पर किसी भी विभाग का कोई भी आदमी अपने बच्चों को ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकता है, ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकता है प्राइवेट स्कूलों में। कानून व्यवस्था आज देखो किस तरीके से बीजेपी के लोग जो है पुलिस वालों के ऊपर में भी अत्याचार करते हैं, मगर वो कहें तो कहें किससे? कई सारे मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई आपको, ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल है। इतना सरकार में मदमस्त हो रहे हैं, तो ये ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं, जल्द ही इसका निपटारा होगा साथियों। ये जनता शासन सत्ता में बिठा सकती है तो नीचे भी उतार सकती है। 2024 के अंदर में देश का पार्लियामेंट का जब चुनाव होगा तो वहां पर इनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से ये अन्याय और अत्याचार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, भारत के अंतिम विषय पर मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा। भारत के मूल निवासी समाज को दीर्घकाल तक गुलाम बनाने रखने के लिए शासक वर्ग द्वारा ईवीएम का एक सशक्त हथियार है पर्दाफाश। ये जो ईवीएम है, इसको लाने का काम कांग्रेस ने किया, और क्यों लाया, उसके लाने के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि जैसे ही काशीराम साहब ने, बहुजन नायक ने देश में एक नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो इससे कांग्रेस के अंदर में हड़कंप मच गया। गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी की यह बात समझ में आ गई। काशीराम साहब जो बात कह रहे हैं ये तो 200% सही है, वोट तो हमारे पास ही है, मगर राज इन लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का चल रहा है। इंदिरा गांधी को इस पर बहुत चिंता सताने लगी रात दिन। तब ईवीएम नाम के राक्षस की खोज करने का काम उस समय से किया। 1981 के समय में सबसे पहले ईवीएम का उपयोग करने के लिए कांग्रेस ने पहल किया। बीजेपी ने उस पर समर्थन किया, और आखिरकार 2004 में पहली बार कांग्रेस की सरकार ईवीएम में घोटाला करके बनाई गई। ऐसा आरोप मेरा नहीं है, ऐसा आरोप लगाने वाले लोग डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी है, जो बीजेपी में राज्यसभा सांसद है। एल.के. आडवाणी जी हैं, जो बीजेपी के संस्थापक हैं, और जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, जो आज की तारीख में बीजेपी में है। भाजपा के लोगों ने 2004 में कांग्रेस ने घोटाला करके ईवीएम में चुनाव जीता, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। ऐसा सारे सबूत इकट्ठा करके दिल्ली के हाई कोर्ट में केस दायर करने का काम जीवीएल नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। और आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को यह निर्णय सुनाया कि वर्तमान जो ईवीएम मशीनें हैं, इनसे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना संभव नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का, भारत की सर्वोच्च न्यायालय का कहना है, पैरा नंबर 29 में।
तो क्या करना होगा? दूसरे पैरा में कहा कोई ऐसा डिवाइस तैयार करना होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई ऐसा डिवाइस लगानी होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार करना होगा इसके लिए, जिससे कि मतदाताओं के विश्वास को रिस्टोर किया जाए, विश्वास को जीता जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया, 2014 के चुनाव से पहले। और उस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। कांग्रेस ने सारा फील्ड तैयार करके बीजेपी को सुपुर्द किया कि देखो चुनाव आयोग हमारी सरकार के द्वारा अपॉइंट है, सारे देश में डीएम कलेक्टर हमारे द्वारा अपॉइंटेड हैं, हमारी सारी मशीनरी है, सारी फील्डिंग सेट है। अब आपको पता चली गया है कि ईवीएम में घोटाला करके हमने 10 साल सरकार चलाई है, आप भी एक बार घोटाला कर लीजिए। ऐसा गुप्त समझौता कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में उस समय हुआ। तो उस समय कहा गया आपने 2 बार किया, हमको एक ही बार करने की क्यों बोल रहे हो? बोले ठीक है कोई बात नहीं, चुप रहो, मगर तुम भी 2 बार कर लो, 14 में भी कर लो और 24 में भी, 24 तक चलाओ सरकार, 19 में भी करो। अभी ये 10-10 साल का टर्नओवर पूरा हो गया है, फिर दोबारा से उसी शर्त नियमों के आधार पर दोबारा से अभी ये माहौल तैयार किया जा रहा है। देश में 2 गठबंधन बने हुए हैं, मगर दोनों का नेतृत्व करने वाले एक ही शासक जाति के लोग हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए और यूपीए के नेतृत्व वाला गठबंधन जो आज इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है, वो एक ही शासक वर्ग के लोगों की 2 पार्टियां हैं। डीएनए के अनुसार दोनों भाई भाई हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इस देश में सही वास्तविक तीसरे गठबंधन की जरूरत है, और वो तीसरा गठबंधन एक नॉन पॉलिटिकल आदमी के नेतृत्व में तैयार हुआ है, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा तैयार हुआ है, जिनका नाम है आदरणीय वामन मेश्राम जी, और उस गठबंधन का नाम है आरपीएम, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। उसमें हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है। ईवीएम के संदर्भ में भी भारत का पहला नागरिक जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ईवीएम की भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा सबूतों के आधार पर निकाली, वो वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में निकली। ये वही शख्सियत है जिनके द्वारा अभी ऐलानिया तौर पर यह कहा गया है कि आने वाली 26 नवंबर को, अगले महीने की 26 तारीख को, अगर इस देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता है तो चुनाव आयोग के कार्यालय पर 5 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाएंगे, और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये जा सकते हैं। मोहन भागवत जी जिनके रिमोट कंट्रोल पर बीजेपी की सरकार चलती है, हरियाणा में वो बीजेपी के लोगों ने उनके कार्यक्रम को रोक दिया, नहीं होने दिया। डीएनए कॉन्फ्रेंस का जो कार्यक्रम लगा था, प्रोफेसर विलास खरा जी और जाट भाइयों ने वहां कार्यक्रम लगवाया था राखी घड़ी के मामले को लेकर के। जब वो कार्यक्रम को नहीं होने दिया किसी भी कीमत पर, एक सांसद नवनीत क्या नाम था उसका, नवनीत जिंदल, नवीन जय हिंद नाम का जो सांसद था बीजेपी का, उसने खुल्लम खुल्ला तौर पर अपने खुद सोशल अकाउंट पे आकर के, फेसबुक पे आकर के ये चेतावनी दिया, ये परशुराम का फरसा देख रहे हो, वामन मेश्राम इधर अगर आएगा तो उसको इस फरसे से मुकाबला करना होगा। मतलब देश में लोकतंत्र होने के बाद भी लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और वामन मेश्राम कोई कम दिमाग वाले व्यक्ति तो है नहीं।
जो टाल ठोक करके कहें जाकर के कि देखो तुम रोक लो, रोका जाए तो। एक संवैधानिक आदमी है, भारत में एक एफआईआर तक जिसके व्यक्ति के पास ऊपर नहीं हो, शांति भंग का मुकदमा जिस व्यक्ति के पास में ना हो, बल्कि उन्होंने ही सारे देश के अंदर में जो संविधान का उल्लंघन करने वाले लोग हों, उनके ही विरोध में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्हीं के विरोध में मुकदमे दायर किए हैं, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। तो उनके कार्यक्रम पर रोक लगाने का जब काम किया तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मुझे सुनना चाहते हैं हरियाणा में, मैं वहां नहीं आ पाऊंगा अभी, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, आप दिल्ली आ जाओ, जितना वहां इकट्ठा नहीं होते उसके 4 गुना ताकत में दिल्ली में अंबेडकर भवन में लोग इकट्ठा हुए। और वहां पर उस सब्जेक्ट मैटर पर जानकारी देते हुए उन्होंने अपनी बात रखते हुए लास्ट में एक बात कही, बीजेपी के लोग तो ये जो कार्यक्रम को रोक रहे थे, ये बच्चे हैं, इनको मैं माफ करता हूं, इनके अंदर दिमाग की नाम की चीज नहीं है, इनके बाप को पकड़ते हैं। नागपुर के अंदर में 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर के गए, और वहां जाने के बाद में मोहन भागवत जी को उस आरएसएस संघ की जो हेडक्वार्टर है उसके लिए 50 कंपनियां सीआईएसएफ की लगानी पड़ी। साथियों, हम कानून और संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात रखते हैं, अपनी बात कहते हैं। कानून का उल्लंघन करने का काम सत्ता के नशे में चूर होकर के ये लोग करते हैं। इसलिए वामन मेश्राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जब वहां लेके जा सकते हैं तो चुनाव आयोग तो छोटी चीज है उनके लिए। तो देश के लोकतंत्र को जो खतरे में है, संविधान को बचाने के लिए हमारी पार्टी भी उनका समर्थन करती है, क्योंकि हम भी भुक्तभोगी लोग हैं। हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा प्रोफेसर राणे को टिकट दिया था महाराष्ट्र में। ईवीएम में घोटाला कैसे होता है ये तो हम ही लोगों ने पकड़ा। जब वहां जाकर के प्रोफेसर राणे महीनों से तैयारी कर रहे थे, दूसरे लोग कई सैकड़ों की संख्या में उनके साथ में लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए उनके समर्थक के रूप में चल रहे थे, लेकिन जिस दिन वोट हुआ, लोगों ने वोट डाला, प्रोफेसर राणे ने भी वोट डाला, उसके फैमिली के लोगों ने भी वोट डाला, और डालने के बाद में जब पता चला, काउंटिंग हुई, तो उसी के बूथ पर उसका वोट 0 निकला। अरे ये हैरान ही, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा, अरे मेरे समझता हूं कि मेरी बीवी ने भी मुझे वोट नहीं डाला होगा, शायद कभी किसी की गुस्सा निकाली होगी, मैंने कभी उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया हो, मगर मैं खुद अपने आप में इतना बेवकूफ तो हूं नहीं जो अपना पैसा लगा रहा हूं और अपने आप को वोट न डालूं। मेरा एक वोट तो निकाला होता, मेरे बूथ पर मेरा 0 वोट निकला, इसका मतलब ईवीएम में घोटाला हुआ। और इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमारी लड़ाई चल रही है, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। मैं खुद 2 बार चुनाव लड़ा, एक बार गोला से चुनाव लड़ा पिछली साल अक्टूबर में, अभी हाल फिलहाल का जो उपचुनाव हुआ घोसी के अंदर में, वहां से मैं चुनाव लड़के आया हूं अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, मऊ जिले की घोसी विधानसभा में। वहां मैंने कहा कि भाई डीएम साहब हो या आरओ साहब हो, शाम को 5-6 बजे तक जब वोटिंग समाप्त हो जाती है तो उनको हर बूथ का आंकड़ा घोषित करना पड़ता है कि सभी बूथों पर इतने %, टोटल विधानसभा में इतना % वोटिंग हुआ। जाहिर सी बात है, घोषित करना पड़ता है। वही बात मैंने उनको लिखित में मांगी कि मान्यवर, किस बूथ पर, हर बूथ पर मेरा एजेंट नहीं है, मेरा एजेंट ही नहीं बनने दिया गया, भगा दिया गया उसको, मेरा तो छोड़ो समाजवादी पार्टी का भी एजेंट नहीं बनने दिया गया। तो मुझे सभी बूथों का आंकड़ा चाहिए, ऐसा मैंने लिखित में उनसे मांगा। मैंने कहा फोटोकॉपी का भी जो खर्चा सरकारी आएगा वो भी मैं भरने के लिए तैयार हूं। साथियों, आज तक मुझे वो डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया।
अभी छेदी भाई कह रहे हैं कि माननीय इंस्पेक्टर साहब का फोन आया है कि टाइम हो गया है। साथियों, चुनावी रैली नहीं है ये अधिवेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे तक कार्यक्रम करने की अनुमति दी है। हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अभी नवदुर्गा के त्योहार आएगा, अभी कल परसों गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चला, रात भर तक कार्यक्रम चलते रहते हैं बगैर परमिशन के। ये जागृति का कार्यक्रम है। हमें मालूम है संविधान हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, तो कानून और संविधान हमको मालूम है किस तरीके से करना है। मैं अपनी बात अभी 2 मिनट में खत्म करूंगा। साथियों, ईवीएम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना और वही लड़ाई लड़ते लड़ते बाद में जो वीवीपीएटी नाम की मशीन लगती है, वो केस लड़ करके सुप्रीम कोर्ट में वामन मेश्राम जी की देन है, वो मशीन लगाई गई। पहले तो मोदी जी पैसा ही नहीं दे रहे थे उस मशीन को लगाने के लिए। ऐसा चुनाव आयोग ने बताया कि हम तो लगाना चाहते हैं मगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पैसा नहीं दे रही है वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए। लेकिन बाद में जब कहा गया तो फिर उसको वो पैसा रिलीज करना पड़ा। मगर ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपीएटी लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केवल 5 मशीनों की वोटों की गिनती होती है, मिलान होता है, पर्चियों का मिलान ही नहीं होता है। लगाना ना लगाना बेकार है, 100% गिनती होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी की मांग है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। हम जानते हैं वो मानने वाले लोग नहीं हैं, मगर हम केवल चुनाव के भरोसे भी नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, इस दुनिया में 3 रास्ते बताए हैं। शासक बनने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए दुनिया वालों ने 3 रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता चुनाव है, जो भारत में फेल हो चुका है। दूसरा रास्ता हथियारबंद आंदोलन है, जिस पर हम यकीन नहीं करते हैं। हम संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। जो माओवादी नक्सलाइट लोग चलाने वाले लोग हैं, ये उनको भी पता है ये गैर कानूनी काम है। हमारा रास्ता वो नहीं है हथियारबंद आंदोलन का। तीसरा रास्ता है जन आंदोलन। जन आंदोलन से भी हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं, शासक बन सकते हैं। भारत में से अंग्रेज लोग जो भाग के गए, वो चुनाव से नहीं गए, जन आंदोलन की वजह से लाखों करोड़ों लोग जब अंग्रेजों के विरोध में उतरे और हमारे लोगों को यह बताया गया कि अंग्रेज विदेशी है इसलिए इनको भगाना होगा, तो हमारे लोग तैयार हो गए उसके लिए और भगा दिया। दोबारा भी नारा लग सकता है। अभी आने वाले समय में दोबारा भी नारा लग सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। घुटना टेक आंदोलन चलाएंगे। आने वाले समय में घुटना टेकने के लिए मजबूर कर देंगे इन दुश्मनों को जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, जिनके बाप दादाओं पे काका काका लिखना नहीं आया। वो संविधान हमारे महापुरुष ने लिखा है, उस संविधान को लागू तो कर नहीं रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं। जो लागू नहीं कर सकते, जो लागू करने के लायक नहीं है, वो तो बदलने की बात करेंगे। तो ये हिम्मत नहीं है किसी को बदलने की। दोस्तों, अभी वो समय नहीं है, अभी समय बहुत बदल गया है। इसलिए सम्मानित साथियों, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये दूसरे सत्र की अध्यक्षता करके मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। आप लोग यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से प्रतिनिधि के तौर पर इस 5वें राज्य अधिवेशन में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भारत। साथियों, थैंक यू।